आपकी बुक में अगला टॉपिक है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये होता है एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हो रहा है डायरेक्शन में इन रे ऑफ लाइट, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया में, और ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किस फिजिकल क्वांटिटी पर वैल्यू डिपेंड करती है, और वो करती है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, जो हमने दो मीडियम लिए हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या क्या है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइट है वो अलग अलग स्पीड से प्रोपगेट करती है अलग अलग मीडियम में। और अब ये समझते हैं कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कितनी होती है विद सम एग्जांपल्स। तो वैक्यूम में सबसे तेज ट्रेवल करती है, फास्टेस्ट इन द वैक्यूम, और इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड। अब एयर में इसकी थोड़ी सी ही कम होती है, बहुत जरा सा फर्क पड़ता है वैक्यूम और एयर के बीच में। लेकिन अगर ग्लास और वाटर में लेंगे तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से हमने आपको समझाया कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है अलग अलग मीडियम में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना भी आना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है, आइए पढ़ते हैं। अगर एक रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, जबकि V1 लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में और V2 स्पीड है लाइट की मीडियम 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे बताएंगे? N21, इसका मतलब अभी समझाते हैं। N21 इज इक्वल टू V1 बाय V2। इसका मतलब यह होता है कि N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसको हम पहले लिखते हैं विच इज 2, मीडियम 2, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं उसको लिखते हैं बाद में। और ध्यान दीजिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 की नीचे आएगी, यानी जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, उसमें स्पीड ऑफ लाइट आएगी न्यूमरेटर में। ऐसे ही अगर हमें उल्टा निकालना हो, यानी N12 निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल देंगे। V2 ऊपर चला जाएगा और V1 नीचे आ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा N12। अब यह समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अगर एक मीडियम, दो मीडियम लेने होते हैं, उसमें से अगर एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है, स्पीड ऑफ लाइट को हम करीब करीब बराबर मानते हैं वैक्यूम और एयर में। तो या तो वैक्यूम हो या एयर हो, अगर दो मीडियम में से एक मीडियम वैक्यूम या एयर है, तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसी भी दूसरे मीडियम का, जैसे ग्लास का या वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं N2 से। इसमें हम N21 ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको सीधा सीधा हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट c है एयर में या वैक्यूम में, तो हमारा मीडियम m का nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? c तो ऊपर आ जाएगा जैसा अभी हमने पढ़ा, क्योंकि हम एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं m मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और m मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस तरीके से हम मीडियम m का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं।
यहां पर हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को आपके लिए टैब्यूलेट किया है, तो इसको पढ़ते हैं और इसमें फिर हमें क्या समझ में आता है ये जानते हैं। आप याद रखिए कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम किया गया है 1, एयर का 1.003 है, उसको भी हम बराबर बराबर मान लेते हैं। अब देखिए, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, केरोसिन का उससे भी ज्यादा है, और क्राउन ग्लास का सबसे ज्यादा। अब क्या क्या हमें इसमें समझ में आया? RI ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसमें? इन वैक्यूम। क्या हम मानते हैं उसको? 1। ये आपको याद रखना है। और जो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हम निकालते हैं वो हम एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इस टेबल में जितने भी आपको ये 1.31 से लेके 1.52 तक क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सारे दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट वो डिक्रीज करेगी जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है n21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। अब इसको ऐसे समझिए कि n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का और v2 स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 में। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और इसको दूसरी तरीके से समझें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, द हायर इट इज, उतना ही रिफ्रैक्शन होगा, यानी लाइट ज्यादा बेंड करेगी और क्योंकि वो ज्यादा बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ तो एंगल हो जाएगा सबसे छोटा, लीस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आगे भी देखेंगे। अब 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लीजिए कि क्राउन ग्लास होता है जिसको हम लेंस बनाने के लिए यूज करते हैं और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी कम होता है, रिलेटिवली लो। दूसरे ग्लासेस के कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब ये हमने आपके लिए सोचने के लिए कुछ छोड़ा है कि आप डिनोमिनेटर्स को सोचें, साइन आर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इनका क्या होगा अगर आर आई चेंज हो रहा है? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहे हैं तो साइन आर का और यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा? अभी हमने आपको फॉर्मूला समझाया था, तो थोड़ा सा उसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है? तो जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये हमने पहले भी मेंशन किया था कि हम इसमें मास डेंसिटी को यूज नहीं करते हैं। यहां पे अगर डेंसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, और अगर रेयर मीडियम है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और वो डेंस है तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंस मीडियम। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसका उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, हायर द डेंसिटी, उतनी ही स्पीड लाइट की कम हो जाएगी. स्लोअर इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा. और अगर स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी तो यूं समझिए कि वो एक तरह से नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुक जाएगी, यानी लार्जर रिफ्रैक्शन होगा. अब इसको यहां पे डायग्राम में भी समझ लेते हैं. ये एक आपका ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है. आप देख सकते हैं कि जो डेंस मीडियम है उसमें ये एंगल छोटा हो गया है, यानी रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया है. और अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, विद रिस्पेक्ट टू एयर फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट इज कमिंग, तो ये इतना रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है यहां पे, और ये एंगल रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द डेंस मीडियम थोड़ा बड़ा है. इसके बाद आपकी बुक में कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उनको देखते हैं. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal, and why? अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए. आपको अपनी अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं. और वो पढ़ी हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट. तो हमें इन क्वेश्चंस को इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आंसर करना है. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एयर से आती हुई रे ऑफ लाइट वाटर में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या उससे दूर जाएगी. तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है. और अगर ऐसा है तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, और अगर वो स्लो हो जाएगी तो रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी. यही इसका आंसर होगा. इन 3 पॉइंट्स में आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन और वो है 1.5 के बराबर. फॉर्मूला आपको पता है, विच इज NM इज इक्वल टू C/V. तो इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है ग्लास में. स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में आपको पता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप V निकाल लोगे. Find out from the following table the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. अब आप याद रखिए कि optical density is directly proportional to refractive index. नीचे चलते हैं टेबल में. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वो है डायमंड का. और सबसे लोएस्ट किसका है? वो है एयर का. यही इसका आंसर हुआ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हो गई? वो हो गई डायमंड की. और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई एयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in the table below. अब इसमें हम ये याद रखेंगे कि refractive index is inversely proportional to the speed. So speed is inversely proportional to refractive index, which means जिसका ज्यादा refractive index होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी,
और जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर हमें ये 3 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, तो इसमें सबसे कम किसका है? ऑब्वियसली वाटर का है, और इसी में स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? हमने आपको ऊपर बताया था कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं? सबसे पहले कह सकते हैं कि डायमंड का जो RI दिया गया है दैट इज एब्सोल्यूट, हमने ऊपर पढ़ा था, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज इट इज इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम और एयर। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं? उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी काफी ज्यादा होगी, और वो इस टेबल में दिए गए सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा होगी। तीसरी बात हम बता सकते हैं कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट v वो सबसे स्लो होगी। और क्या बोल सकते हैं? इसमें यह भी बता सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हाईएस्ट होगा, रिफ्रैक्शन विल बी हाईएस्ट, और अगर हाईएस्ट रिफ्रैक्शन होगा तो बड़ा आसान है यह बताना कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबसे कम हो जाएगा। यानी अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और डायमंड में वो नॉर्मल के सबसे पास आ जाएगी, ये एंगल जो है ये सबसे छोटा होगा। अब इसमें एक बात और देखिए कि हमने कहा स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये भी हम बता सकते हैं वो कितनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू C बाय RI। तो हमारा C जो भी हो, हमें RI पता है 2.42, यानी लाइट की स्पीड डायमंड में C के 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी। तो 1/2.42 वो फैक्टर हो गया जिससे लाइट की स्पीड डायमंड में स्लो हो जाएगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करना चाहते हैं, और यह आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते टाइम, कि अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला रिलेट कर पाते हैं, जितने भी फॉर्मूले रिलेट कर पाते हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करके आपको उसका आंसर करना चाहिए, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में किया। होगा क्या कि अगर फॉर्मूलों से आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो वो बहुत प्रोफेशनल होगा और लॉजिकल होगा। यह भी याद रखिए कि अगर आप उनको यूज नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट लिखना और फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट लिखना, इन दोनों में अंतर होता है। और यह आपको आदत डाल लेनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें यह चीज बहुत काम में आने वाली है। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, और रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।